राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के 1-7 एक्सिस में मिलेंगे। मतलब कि अगर राहु फर्स्ट में है तो केतु सेवंथ में मिलेगा, राहु 10th में है तो केतु फोर्थ में मिलेगा। यानी कि हमेशा राहु केतु एक दूसरे से समसप्तक योग बनाते हैं। क्या आपको पता है कि इसका कारण क्या है और ये क्या सिखाता है हमें लाइफ में, हमें कैसे एक बैलेंस्ड लाइफ हम जी सकते हैं? ये राहु केतु से हमें सीखने को मिलता है। आपको पता होगा कि राहु के पास केवल हेड है, केवल सिर है। राहु के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। राहु के पास पेट नहीं है, इसीलिए राहु की जो विशेज है कभी फुलफिल नहीं होती। इसीलिए वो लगातार सोचता रहता है, एक्युमुलेट करता रहता है, लगातार आगे बढ़ने की सोचता है, क्योंकि उसके पास पेट ही नहीं है स्टोर करने के लिए। इसीलिए राहु मैग्नीफाई करता है, इसीलिए राहु चीटिंग को भी दिखाता है, क्योंकि राहु के पास केवल हेड है, दिल नहीं है। और केतु के पास हेड नहीं है, केतु के पास सिर नहीं है, केवल नीचे की बॉडी है। यानी कि केतु के पास दिल है, केतु के पास सेंसेशंस है, केतु के पास फीलिंग्स है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहीं से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि लाइफ में किसी भी एक चीज की अति ठीक नहीं होती। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो हमें हर एक चीज को बैलेंस करके चलना होगा। इसीलिए राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, ताकि ये लाइफ में बैलेंस बना सके। अगर राहु के सामने केतु ना होता तो हमारी डिजायर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, हमारे जो विशेज हैं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, हमारी अकुमुलेशन की जो चाहत है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि फिर हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। राहु को कंट्रोल करने के लिए सामने केतु बैठा है, और अगर केतु के सामने राहु ना होता तो हमारा जो डिससेटिस्फेक्शन है, डिटैचमेंट है, आज़ादी, मुक्ति, मोक्ष, ये जो चाहते हैं हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि हमारा जो जीवन है वो संभव ही नहीं हो पाता। इसीलिए केतु के सामने राहु बैठा है ताकि केतु को कंट्रोल कर सके, और राहु के सामने केतु बैठा है ताकि वो केतु को कंट्रोल कर सके। यानी कि एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं और हमारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। राहु हमारी दादा की साइड को रिप्रेजेंट करता है और केतु नाना की साइड को रिप्रेजेंट करता है। नाना से मदर आई होती है और राहु से पिताजी यानी दादाजी से पिताजी आए होते हैं। तो अगेन ये हमें फिर से यही समझाता है कि राहु केतु हमारे पास्ट लाइफ कर्माज हैं, हमारे संस्कार हैं। इसीलिए आपको जो भी एक्सिस मिला है, राहु केतु का जो एक्सिस होता है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप राहु केतु के एक्सिस को बैलेंस कर लेते हो, यानी कि समझ लेते हो। देखिए एस्ट्रोलॉजी हमें किस तरीके से हेल्प करती है। एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है हमें कि ये बताने में कि सर्कमस्टांसेस कैसे बनेंगे। यानी हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ओरा है, या फिर हमारे जो स्टोर्ड कर्मा है वो किस तरीके के हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे रास्ते में क्या क्या आने वाला है, तो हम उस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं और हम कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और कुछ चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान अंधेरे जंगल में जा रहे हो, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो अंधेरा जंगल ही है, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। और अगर हमें पता चल जाए, पता इन द सेंस अगर हमें आइडिया भी आ जाए, तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि भी आने वाले 6 महीने में कोरोना वापस आ सकता है, तो हम उस तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर हमें पता चल जाए कि मुझे हार्ट का कोई इशू होने वाला है, तो हम उस तरीके से फिर अपना हेल्थ स्टाइल बना लेंगे। मतलब इस चीज़ का समझ गए होंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं वो राहु और केतु क्यों हैं, क्योंकि वे हमारे मदर और फादर के जो पेरेंट्स हैं, यानी हमारे दादा और नाना, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ से जो हम स्टोर करके लाते हैं वो चीज़ें दिखाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आपका राहु और केतु कहाँ पर बैठा है, कौन से हाउसेज में बैठा है, कौन सी राशियों में बैठा है। तो वहाँ से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर ध्यान देना है और किन आदतों को बदलना है जिससे कि आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर राहु आपका फर्स्ट हाउस में है और केतु आपका सेवन्थ हाउस में है तो ये किस तरीके के रिजल्ट देता है और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम आपने ये सुना होगा कि केतु अगर आपका सेवन्थ हाउस में है तो भाई रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका कारण कभी सोचा है आपने? केतु सेवन्थ हाउस में रिलेशनशिप में ट्रबल इसलिए देता है क्योंकि लग्न में राहु बैठा है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, राहु के पास केवल दिमाग है, राहु के पास केवल हेड है, केवल थिंकिंग है, केवल ओवर कॉन्फिडेंस है, इच्छाएं ज़्यादा है, डिजायर्स ज़्यादा है। तो जिस इंसान का लगन में राहु होता है वो इंसान कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अहंकार उसमें आ जाता है, इगोइस्टिक हो जाता है और अपना दिमाग ज़्यादा यूज करने लग जाता है। कई बार ऐसा इंसान ये भी बोलता है कि मुझे, मतलब सामने वाला अगर इसको थोड़ा सा भी प्रोवोक करेगा ना, ये बोलेगा जा तू, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, अकेला रह लेगा लेकिन झुकेगा नहीं। जैसे पुष्पा का जो डायलॉग आपको पता होगा, झुकेगा नहीं साला, जो भी है। तो कहीं ना कहीं पुष्पा को दिखाता है राहु लगन में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। यानी कि झुकता नहीं है ऐसा इंसान, और जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। तो सबसे बड़ा लेसन तो आपके लिए ये है कि सबसे पहले आपको झुकना पड़ेगा, अदरवाइज रिलेशनशिप्स में आपको ट्रबल्स आएंगी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो राहु है, राहु आपको ओवर थिंकिंग देता है, आपको स्ट्रॉन्ग माइंड बनाता है। नो डाउट राहु लग्न में जिसका होता है बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है, बहुत ही बड़ा करने वाला, बड़ा सोचने वाला, लाइफ में राजा की तरह रहने वाला। स्पेशली अगर राहु यहाँ पर किसी का लियो में हो, मेष राशि में हो, धनु में हो, यानी अग्नि तत्वों की राशि में हो, तो इंसान के दिमाग में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। वो गर्मी फिर आपके सेवन्थ हाउस में निकलेगी, सेवन्थ हाउस में ट्रबल करेगा। अगर आपने अपने लगन के राहु को कंट्रोल नहीं किया तो सेवन्थ हाउस में ट्रबल करेगा, वो आपके रिलेशनशिप को ट्रबल करेगा, रिलेशनशिप में डिटैचमेंट, सेपरेशन आ जाएगा। क्यों? सिंपल सा रीजन है, जो इंसान एक तरीके से सामने वाले को आजाद, एक तरीके से मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब नॉट लिटरली रिस्पेक्ट इन द सेंस कि भाई सामने वाले को जब हम बहुत ज़्यादा छोटा समझने लगते हैं, सामने वाले को जब हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली सामने वाला फिर छोड़कर जाएगा ही। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजेसिवनेस अपने अंदर कम कीजिए। सामने वाले को आप कई बार हो सकता है रिलेशनशिप में डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लगन में राहु है, सेवन्थ हाउस में केतु है तो हर किसी की शादी ट्रबल ही करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लगन में राहु, सेवन्थ हाउस में केतु, ये इंटेंस पास्ट लाइफ कर्मा भी दिखाता है। ये भी दिखाता है कि आपका जो पार्टनर बनेगा उसके साथ आपका बहुत गहरा संबंध है, जन्मों जन्मों तक के आपके संबंध है, इस वजह से आप उसके लाइफ में आ रहे हो। तो हमेशा ट्रबल नहीं करता, बट मैक्सिमम टाइम ये दिक्कत दिखा देता है। केतु जब सेवन्थ हाउस में बैठता है तो डिटैचमेंट, सेपरेशन, और मैक्सिमम टाइम तो ये होता है जैसे ही रिलेशनशिप में आएगा वैसे ही वहां से ये एब्सेंट हो जाएगा। केतु एब्सेंट करता है, केतु मुक्त होना चाहता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं सेवन्थ हाउस के पार्ट को भी कवर कर लेता हूं कि सेवन्थ में केतु है तो क्या बैलेंस करना है। अब होता यह है कि जब लगन में राहु है, सेवन्थ हाउस में केतु, ऐसे इंसान बहुत पीछे पड़ जाता है एक चीज के। फॉर एग्जांपल मान लीजिए भी कि काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, उसके पीछे लगा रहता है, और जैसे ही वो बनती है वो वहां से पीछे हट जाता है। फिर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, फिर वो उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, फिर वो ये सोचता है कि ये लड़की मेरे पीछे आए। ठीक है, या फिर शादी में ऐसा होता है, पहले तो सोचेगा मेरी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, जैसे ही शादी होती है फिर उसको वो बोझ लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेवन्थ हाउस में केतु है आपका, रिलेशनशिप्स को, जिम्मेदारियों को ढंग से निभाइए, भागिए मत। ठीक है, सेवन्थ हाउस में केतु है, भागने का मन करेगा, अब्सेंट माइंडेड हो जाओगे, शादी में मन नहीं लगेगा, कोई पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, उसमें मन नहीं लगेगा। लेकिन अपने राहु को, क्योंकि लगन में राहु है ना, दिमाग इधर उधर की बातों में दौड़ेगा। एक चीज मिल गई,
क्योंकि सेवन्थ हाउस बेसिकली हमारे डिजायर्स का भी होता है कुछ हद तक, मतलब जो मार्केट प्लेस है, जो मार्केट में जो कोई भी चीज़ें बिकती हैं वो सेवन्थ हाउस में आती है। कोई भी चीज़ आप खरीदते हो वो सेवन्थ हाउस में आती है। कोई गिफ्ट आप किसी को देते हो सेवन्थ हाउस में आता है। तो आपके पहले बहुत ज़्यादा डिजायर्स रहती हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन जैसे ही वो पूरी होती है आप कोई और चीज़ ढूंढ लेते हो। तो थोड़ा सा आपको लगन में जो राहु है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सीख यही है, लगन में राहु है उसको थोड़ा सा बैलेंस कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना करो, सामने वाले की भी कदर करो और सामने वाले को भी एक तरीके से आज़ादी दो। और ये सारी यानी जो मैंने शुरू के पार्ट में आपको बताया है, सेवंथ हाउस में जब केतु होता है तो मैंने आपको बताया कि जब कोई एक चीज़ आपको मिल जाती है तो उसकी कदर करना सीखिए। ऐसा मत कीजिए कि अब मिल गई है, मतलब नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जैसे बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को ऐसा मत सोचना कि ये तो है ही, मतलब जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए। नॉट ओनली लव रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और मैरिड रिलेशनशिप, इवन आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आपके घर में जो सुख सुविधाएं हैं, उनकी भी कदर करना सीखे। क्योंकि लग्न में राहु जब होता है इंसान को तो वो और कहीं भागता है, बहुत ज्यादा भागता है, जो है उसमें जी ही नहीं पाता। दूसरों को ज्ञान दे सकता है ऐसा इंसान कि ऐसे जीना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए, तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो ये कर ले। बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि माइंड है इनके पास, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही माइंड इनके दुख का भी कारण बन जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ मिलती है तो अपसेंट माइंडेड हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे लगन में जैसे टॉरस साइन हो फिर वहाँ पर राहु है, लगन में लिब्रा है फिर राहु है, तो और भी ज़्यादा एक तरीके से ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है। जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं ये और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। ठीक है, जल तत्व की अगर राशि है, जैसे कर्क राशि है, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि है, या फिर मीन राशि है, तो फिर इंसान इमोशनल ज़्यादा बन जाता है। रादर देन इंटेलिजेंट, वो सेंसिटिव ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि लगन में जल तत्व की राशि में अगर राहु बैठ जाए तो वो हाईली इमोशनल बना देता है। स्पेशली अगर आप एक लड़की हो फिर तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बना देगा, और चाहे आप लड़के भी हो तो हो सकता है आप उन चीज़ों को दिखाओ ना, हो सकता है आप उन चीज़ों को शो ना करो, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा फील करते हो चीज़ों को। तो उस चीज़ को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा जैसे 3, 7, 11 नंबर की राशि अगर मिथुन राशि है, तुला राशि है या कुंभ राशि है, तो आपको थोड़ा सा जो शुरू में मैंने बात बताई है उन्हीं चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो लगन में राहु, सेवंथ हाउस में केतु, ये आपको सिखाता है यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को संभाल सकते हो, किस तरीके से आप अपना एक जो सबसे बड़ी आपकी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है वो यही राहु केतु है। हर एक इंसान की राहु केतु की प्लेसमेंट मैटर करती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी इस सेगमेंट से, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। बाकी फिर कभी डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवंथ हाउस में। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है और केतु एट्थ हाउस में है तो ये किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देता है और कहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है, कहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या सिखाते हैं राहु केतु। देखिए आमने सामने बैठे होते हैं, हमेशा आपको पता ही है। राहु जिसका भी सेकंड में हाउस में होगा उसका केतु हमेशा एट्थ में मिलेगा। एट्थ हाउस हिडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, रिसर्च लाइन, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या फिर जो हमारे वेद शास्त्र हो गए, साइंस हो गया, कोई डीप रूटेड चीज़ें हैं, आयुर्वेद है, कोई हॉरर स्टोरी है, कोई पंचतंत्र की कहानियाँ, या फिर जिस जो स्टोरीज हैं, मिस्ट्री सोल्वर होते हैं। केतु इन द एट्थ हाउस सीक्रेट्स का होता है, दूसरे लोगों के सीक्रेट्स का होता है। तो सबसे बड़ी सीख तो आपको यही देखने को मिल जाती है कि अगर आपका केतु एट्थ हाउस में है, केतु रिलीफ देने वाला भी होता है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कोई दूसरा इंसान ऐसे इंसान के पास आता है, अपने सीक्रेट्स बताता है और खुद को रिलीफ देता है।
यानी कि जिसका केतु 8th हाउस में होगा, ऐसे इंसान के पास बहुत सारे लोगों के राज दफन हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट्स का है, राज का है, मिस्ट्रीज का है। केतु रिलीफ देता है, यानी कि कोई और इंसान आएगा आपके पास और वो अपने राज बताएगा, सीक्रेट्स बताएगा। अब प्रॉब्लम क्या क्या होगी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8th हाउस में केतु है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत करेगा 2nd हाउस में बैठा हुआ राहु, क्योंकि 2nd हाउस हमारी वाणी का है, बोलने का है। 2nd हाउस का राहु क्या करेगा, किसी ने आपको अपना राज बताया, आपने किसी थर्ड पर्सन को, किसी दूसरे इंसान का राज उगल दिया। यानी कि अगर कोई इंसान आपको अपने दिल की बात बताता है तो आपको किसी थर्ड पर्सन को वे बात बिल्कुल भी नहीं बतानी है। ये चीज बहुत ही नेगेटिव ऑरा क्रिएट करती है आपको। आपने पास्ट लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है इस चीज की, इसी वजह से आपको राहु 2nd में मिला है, केतु 8th में मिला है। अगर कोई इंसान राज बताता है, अपनी लाइफ का कोई प्रॉब्लम बताता है, कोई दुख पीड़ा दर्द बताता है, तो खबरदार आपको किसी भी थर्ड पर्सन के साथ वो चीज शेयर नहीं करनी है, अदरवाइज पैसे का इमीडिएट लॉस आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने बहुत बार देखा है। 2nd हाउस में राहु, अगर कोई इंसान, आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करके देख लेना, एक आपको कई बार समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। अगर आप किसी इंसान की चुगली करते हो या फिर किसी दूसरे इंसान का राज बताते हो ना, आपको फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आपको वो दिक्कत करेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अपने राज भी किसी को मत बताओ, क्योंकि अब तक तो मैंने बताया कि दूसरा इंसान आएगा आपको सीक्रेट्स बताएगा, फिर आप बता देते हो दूसरे इंसान को, या वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। आपको अपने राज, अपने सीक्रेट्स, अपनी दुख पीड़ा दर्द संघर्ष स्ट्रगल किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, मतलब कि जैसे माता पिता हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, यानी कि कुछ लोगों को अगर हम छोड़ दें, उनके अलावा किसी के साथ आपको अपने राज शेयर नहीं करने हैं। कोई दोस्त है, दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। आपका चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, आपका कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, अपने राज अपने तक सीमित रखिए। चाहे चाहो तो पेपर के ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, या फिर अपने माता पिता से शेयर कीजिए या हस्बैंड वाइफ से शेयर कीजिए, दैट्स ऑल। इनके अलावा किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि होता यही है कि ऐसा इंसान अपना दुख दर्द पीड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है और बाद में पता चलता है कि उसने वो बात तीसरे इंसान को फैला दी, यानी कि कर्मा घूम के आता है। आपको किसी ने राज बताया, आप उस राज को तीसरे पर्सन को बता देते हो। सिमिलरली आपके साथ भी होगा, आपने अपना राज किसी को बताया, वो आपको लगेगा कि ये किसी को नहीं बताएगा, लेकिन यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर अंदर वो बात फैल चुकी होती है। तो जब भी आप अपना कोई भी, अब इसमें ना राज केवल ये नहीं है कि कोई सीक्रेट है भाई, कि कोई ऐसी कोई बड़ी बात है। राज ये भी होता है कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो ये भी एक, यानी कि जो आपकी पर्सनल बातें हैं अपनी, जैसे आज के टाइम पे जैसे मान लीजिए भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है, कोई बॉयफ्रेंड बनता है, तो उसको अपने तक रखिए, सीमित रखिए, ज़्यादा उसका ढिंढोरा मत पीटिए, अदरवाइज ये आपको ट्रबल कर देगा। ठीक है। शादी के बाद भी इसका वैसे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वो ना थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा, जैसे आज के समय पर अगर हम बात करें जो मेल नेटिव है, तो जैसे दहेज का मामला हो गया, केतु 8th हाउस में अपने ससुराल पक्ष से डिटैचमेंट दे सकता है, राहु 2nd हाउस में धन की लालसा ज़्यादा दे सकता है। चाहे मेल है या फीमेल है, फीमेल के केसेस में भी ये हो सकता है कि हो सकता है वो अपने हस्बैंड की इनकम से, अपने ससुराल के फाइनेंशियल स्टेटस से उतनी ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो। तो सेटिस्फेक्शन देखिए लाना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस में केतु है जो कि ससुराल का धन है, 2nd हाउस में राहु है जो कि आपका धन है।
सेकंड हाउस में राहु बैठ जाता है, केवल दिमाग है, केवल उसके पास इंटेलिजेंस है, वो ये सोचेगा और पैसा होना चाहिए था, और अमीर घर में मेरी शादी होनी चाहिए थी। चाहे आप मेल हो या चाहे फीमेल हो, दोनों के मन में ये सवाल आ ही जाते हैं। और 8th हाउस में केतु है, वो उस चीज को फिर सेपरेट करेगा, उसको आपके अंदर वो डीप रूटेड बना देगा। तो कोशिश कीजिए इस तरीके के विचार आपके अंदर कभी भी ना आए। अगर आपका 8th हाउस में केतु है, सेकंड हाउस में राहु है, तो अपने पति या पत्नी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी कदर कीजिए। वो जो भी आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर पा रहा है उसको, उससे संतुष्ट रहिए, और अपने हस्बैंड या वाइफ को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए किसी भी तरीके से, ठीक है। पैसे की वजह से आप लोगों का झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है। राहु सेकंड हाउस में अपने ससुराल वालों से किसी न किसी वजह से नाराज हो ही जाता है, यानी पैसे वैसे का कोई लेन देन वगैरह की वजह से वो नाखुश हो ही जाता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु सेकंड में, केतु 8th हाउस में इसी तरीके के रिजल्ट्स देता है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे राशि पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, वहाँ से हम और एक्यूरेटली बता पाएंगे कि कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। राहु सेकंड हाउस में, केतु 8th हाउस में। मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, ठीक है। राहु सेकंड में, केतु 8th में। आज के लिए इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका राहु 3rd हाउस में है और केतु 9th हाउस में है, तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा और कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। केतु जैसे आपका 9th हाउस में बैठा है, तो 9th हाउस आपका जैसे धर्म का होता है, रिलीजियस सेरेमनी का होता है, मंदिरों का होता है, परोपकार का होता है, पूर्व पुण्यों का होता है, इस जन्म के जो हमारा धर्म कर्म हम करते हैं उन चीज़ों का होता है। और राहु 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है, एक तरीके से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका होता है, फ्रेंड्स का होता है, इन सारी चीज़ों का होता है। तो केतु अगर आपका 9th हाउस में बैठा है, तो आप नो डाउट आप बहुत ज़्यादा धर्म भी करते हो, आप मंदिरों को मानने वाले हो, आप अपने सनातन धर्म में मानने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हो। आप जब आपको मौका मिलता है तो आप चैरिटी भी करते हो, आप गरीब लोगों की सेवा भी करते हो, आप मंदिर में दान देते हो, आप ब्राह्मणों को दान देते हो, आप बुजुर्गों को दान देते हो, ठीक है। परोपकारी नेचर है आपका। लेकिन ट्रबल वहाँ पे आ जाएगी अगर आपने गलती से भी किसी को भी अपने मुंह से बखान कर दिया कि मैंने तो इतना दान कर रखा है, मैंने तो ये उसकी मदद की थी, मैंने तो ये उसकी हेल्प की थी। क्योंकि राहु 3rd में है, केतु 9th में, परोपकारी बनाता है, नो डाउट सिंगल हैंडेडली परोपकारी बनाता है केतु इन द 9th हाउस। और यहाँ पर केवल बात ये चैरिटी दान धर्म की नहीं है, बात यहाँ पर किसी की मदद करने की भी है। आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपके पास मदद के लिए आया, आपका रिलेटिव आपके पास मदद के लिए आया, आपने उसकी मदद कर दी, उसका भला हो गया। अब ये बात आपको 24 घंटे के अंदर भूल जानी है। आपको किसी भी 3rd पर्सन को ये चीज़ नहीं बतानी है कि मैंने उसकी मदद की थी, मैंने उसकी हेल्प की थी, मैंने 100 रुपये दान किए हैं, मैं डेली 5 बार हनुमान चालीसा करता हूँ, मैं इतना मंत्र जाप करता हूँ, मैं मंदिर में जाके सफाई करता हूँ, मैं गौशाला में दान करता हूँ। ये मतलब कोई भी किसी भी तरीके का जो आपका पुण्य कर्म है, कहने का मतलब ये है, अगर आपने किसी की मदद की है, अगर आपने किसी का भला किया है, अगर आपने किसी भी तरीके का धर्म का काम किया है, तो खबरदार आपने ये चीज़ किसी को भी बताई तो आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके माता को, आपको पिता को, किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है। अहंकारी भाव में तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। वो एक अलग बात है, मान लीजिए भी आप 16-17 साल के लड़के हो, आपने कहीं 100-200-500 रुपए दान कर दिए, मम्मी ने पिटाई कर दी, बता भी पैसे कहाँ गए, तो ऐसे केस में तो डेफिनेटली बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिसाब देने के लिए अगर, या फिर आपकी पत्नी आपको पीटने लग जाए तो तब आप बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज किसी भी तरीके से अहंकार भाव में
अपना बखान करने से रुकिए, अपना बखान करने से बचिए, अपनी तारीफ बिल्कुल मत कीजिए, आपके पूरे पुण्य को खा जाएगा। रियलिटी बता रहा हूं, राहु थर्ड हाउस में बहुत ज्यादा बोलने वाला बना सकता है, स्पेशली अगर ये 3, 7, 11 नंबर की राशियों में है या टॉरस राशि में है थर्ड हाउस में, तो बहुत ही ज्यादा आपको बखान करने वाला बना सकता है। ठीक है, ये तो था एक पार्ट कि आपको, आपने अगर कोई पुण्य कर्म किया है, कोई पॉजिटिव कर्म किया है, कोई धर्म से जुड़ा हुआ काम किया है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। दूसरी तरफ अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, आपके अंदर कोई गुण है, आपके कोई सपने हैं, उसको भी किसी को मत बताइए। ठीक है, या फिर आप कितनी मेहनत करते हो, कितना पढ़ते हो, कितना लिखते हो, आपके परिवार की क्या सिचुएशन है, मत बताइए किसी को भी। ये बहुत ज्यादा खराब करता है आपके राहु को, और फिर लॉन्ग टर्म में उसके नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपका उपहास किया जाता है और आपका मजाक बनाया जाता है, और लॉन्ग टर्म में फिर राहु पूरी पावर से फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे पाता। ठीक है, तो केतु 9th हाउस में, राहु थर्ड हाउस में, सबसे बड़ा यही उसका एक्सिस है, इसीलिए आपको इन चीजों पे कंट्रोल रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और अहंकार वश बिल्कुल भी आपको कोई भी दान धर्म नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर आप कोई पिक्चर विक्चर लगाते हो दान करते हुए कि अपना धर्म करते हुए कि, तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए, कोई भी पिक्चर शूट मत कीजिएगा जिंदगी में, कभी भी दान करते टाइम पिक्चर शूट मत कीजिएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने गौशाला में कुछ दान किया, मान लीजिए 500 रुपये आपने दान किए गौशाला में, और फिर वो पर्ची बना के देते हैं, जैसे रसीद देते हैं, रिसीट देते हैं आपको, है ना, उस रसीद को तुरंत वहीं पे फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए, अपने पर्स में मत रखिएगा, अपने घर पे लेके मत आइएगा। ठीक है, क्योंकि वो अहंकार बनाता है आपके अंदर। कोई भी दान करते हो उसका कोई भी उपहार, रसीद, किसी भी तरीके का उसकी मेमोरी अपने पास मत रखिए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट करेगा, लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा यही है आपकी लाइफ का जो थीम है कि बस अपने काम से काम रखिए और अपनी तारीफ मत कीजिए, किसी भी तरीके से अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत कीजिए। फिर आप देखना कि पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहेगी, राहु आपके फेवर में काम करने लगेगा, और फिर धीरे 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 आप डेफिनेटली सक्सेस के रास्ते पर चलने लग जाओगे। ठीक है, और केतु 9th हाउस में है, परोपकारी तो आपको बनाए रखेगा, लेकिन बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि इधर से केतु को आपने एक्सट्रीम कर दिया, यानी कि केतु को एक्सट्रीम करने का मतलब बहुत ज्यादा दान धर्म करने लग गए, पुण्य कर्म करने लग गए, उधर से आपने राहु को एक्सट्रीम कर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा बखान करने लग गए, कोई भी फायदा नहीं होगा, पिस जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। तो राहु थर्ड में, केतु 9th में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी भविष्य में आपको फिर कभी जरूर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका राहु 4th हाउस में है और केतु 10th हाउस में है, तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा, कहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है, कहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। केतु 10th हाउस में, राहु 4th हाउस में, देखिए बहुत ही सेंसिटिव प्लेसमेंट ये होती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आपने ये देखा ही होगा कि केतु 10th हाउस में करियर में डिससेटिस्फैक्शन दे देता है, डिससेटिस्फाइड ऐसा इंसान रहता है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में चला जाए, किसी भी कोई भी काम करने लग जाए, कोई भी चाहे ऐसा इंसान आईएएस क्यों ना बन जाए, फिर भी यही सोचता है कि यार कुछ और बेटर कर सकता था, मैं एमएलए बन सकता था, आईपीएस नहीं, मैं तो एमएलए बनना था मेरे को, तो एमएलए बन जाएगा तो लगेगा नहीं मैं तो एमपी बनना चाहता था, एमएलए में तो वो बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डिससेटिस्फैक्शन इन द करियर हमेशा रहेगा, स्पेशली
गलती से अगर ऐसा इंसान जॉब करता हो, 9 to 5 जॉब करता हो, तो नर्क समान बन जाती है ऐसे इंसान की कई बार जिंदगी। तो केतु 10th हाउस में सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन इन द करियर देता ही देता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 4th हाउस में राहु भी बैठा है, वो बहुत ही मैग्नीफाई कर देता है उस चीज को। बैलेंस करने की जरूरत है। केतु 10th हाउस में, राहु 4th हाउस में। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो 4th हाउस है ना, जैसे आपको पता होगा हमारे घर का है, हमारी गाड़ी का है, हमारी शोहरत का है, हमारी प्रॉपर्टी का है, सुख, हमारे सुख का है, हमारे साधनों का है, लग्जरी देने का है। कितनी रॉयल गाड़ी होगी आपके पास, 4th हाउस में बैठे प्लेनेट या 4th लॉर्ड बताएगा। कितना अच्छा घर होगा, कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, कितनी वेल्थ होगी, कितना सुकून होगा, कितना सुख होगा, ये 4th हाउस बताएगा। वहां पर आ गया राहु, क्योंकि केतु 10th में है ना, तो राहु 4th में ही मिलेगा। अब राहु जिसका 4th में आ जाए, ऐसे इंसान का पीस ऑफ माइंड तो खत्म ही समझ। कारण, बड़ा घर चाहिए, बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, सुंदर घर चाहिए, लग्जरी वाली कार चाहिए, तो वो देगा 4th हाउस में राहु। और इसीलिए तो करियर में डिससेटिस्फेक्शन आएगा ना। इसीलिए तो मैंने ये बोला है कि जॉब अगर आप करते हो और केतु 10th में आ जाए, तो डिससेटिस्फेक्शन है ही है। क्योंकि राहु 4th हाउस में बैठ के क्या करेगा, उछालेगा आपको कि क्या कर रहा है, कुछ बड़ा कर, बड़ा घर ले, बड़ी गाड़ी ले। और केतु ऑलरेडी 10th में है ही। केतु 10th में बोल आपको नेचर करवाएगा कि जॉब में क्या रखा है, बिजनेस करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। डिससेटिस्फेक्शन दोनों तरफ से है, 4th और 10th दोनों एफ्लिक्टेड है। घर में भी सुख नहीं है, प्रोफेशन में भी सुख नहीं है। तो बहुत ही सेंसिटिव देखिए ये प्लेसमेंट अपने आप में हो जाती है। अपने आप को सुधारने की जरूरत है। राहु को भी नीचे लेके आइए, केतु को भी नीचे लेके आइए। ठीक है, अपने आप से सवाल कीजिए, आखिरकार क्या करना है, क्या चाहिए। एक जवाब ढूंढिए और उस पे अडिग रहिए। अगर आपका जवाब ये है कि मुझे तो बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, सीधा सा फंडा है, मेहनत में जुट जाइए और कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि केतु इन द 10th हाउस कई बार ना शिकायतें ज्यादा करने लग जाता है रादर देन काम के। मेहनत ज्यादा से ज्यादा कीजिए, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानों को ही मिलता है, ठीक है, किसी देवता को नहीं मिलता। इंसान ही है जिनके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होती है। लेकिन आपको सबसे पहले जो भी आप काम कर रहे हो उसमें शांत होके फोकस करने की जरूरत है। और फिर एक प्लानिंग करने की जरूरत है कि जो भी आपका सपना है, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 20 करोड़ का, 2000 करोड़ का, वट जो भी आपका सपना है, वहां तक कैसे पहुंच सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग लगाइए। केवल चाहने से नहीं होगा, क्योंकि राहु 4th हाउस में है, आपको भटकाएगा बहुत। आपके विशेष इतनी ज्यादा मैग्नीफाई कर देगा, आपके अंदर जो डिजायर्स है इतनी ज्यादा मैग्नीफाई कर देगा। आप जब रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास बाइक है, आपके साइड में कोई BMW जाएगा, तो आप, ऐसा लगेगा आप अपने आप को ही काइंड ऑफ गालियां देने लग जाओगे। ऐसा हो जाता है ऐसा इंसान, राहु इन द 4th हाउस। ठीक है, तो अगर आपको राहु चाहिए, 4th हाउस में बैठे हुए राहु के रिजल्ट चाहिए, तो 10th हाउस में बैठे हुए केतु को बैलेंस करो। पहले जो भी काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड रहिए, उसमें सीखिए और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढिए। ठीक है, 24 घंटे में 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आपको एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर चाहिए, तो केवल सोचने से नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। और केतु आलस भी दे देता है कई बार। केतु 10th हाउस में इंसान को डिससेटिस्फाइड रखेगा, लेकिन एक्शन भी नहीं लेने देगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, डिससेटिस्फाइड कर देगा। एक अच्छी चीज है वैसे, केतु इन द 10th हाउस डिससेटिस्फाइड रखता है इंसान को, स्टेबल नहीं होने देता, अच्छी चीज है। लेकिन ये तब अच्छी है जब इंसान एक्शन ओरिएंटेड हो।
अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, केवल डिससेटिस्फाइड ओरिएंटेड हो, तो ट्रबल है, क्योंकि 4th हाउस में राहु नहीं जीने देगा, 10th हाउस में केतु नहीं जीने देगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, अपने जो सपने हैं या जो आपका प्लानिंग है उसको पेपर के ऊपर लिखिए, नोटबुक के ऊपर लिखिए, 3-3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का कुछ टारगेट बनाइए और उसके ऊपर जुट जाइए। 2 साल, 3 साल, देखिए जितना बड़ा सपना होगा उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। और एक सिंपल सी चीज ये भी बोली जाती है कि अगर आप किसी एक चीज पे, एक सब्जेक्ट पे 10,000 घंटे काम कर लेते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, ठीक है। और आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का यूज कीजिए, अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, 100% मैं गारंटी देता हूं आपको मिल जाएगा। राहु 4th हाउस में है, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ देता है, ठीक है, बट थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी कि राहु 4th में है, केतु 10th में है, तो किस तरीके से आपको कहाँ पे फोकस करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, राहु इन द 4th, केतु इन द 10th, बाकी मिलते हैं आपसे फिर कभी। अब हम बात कर लेते हैं राहु 5th हाउस में और केतु 11th हाउस में, ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देता है, कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ पर आपको चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए राहु 5th हाउस में बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेसमेंट होती है, यानी कि राहु जिसका 5th हाउस में हो, ऐसे इंसान के पास इंटेलिजेंस भरपूर मात्रा में होती है। ऐसा इंसान किसी को भी चलते चलते बेच सकता है, ऐसा इंसान शार्प माइंडेड होता है, क्लेवर होता है, चतुर और चालाक दोनों होता है। लेकिन ट्रबल ये है कि उसको 11th हाउस में केतु मिल गया, 5th हाउस में राहु है, आग है मान लीजिए, या फिर मैं ये बोलूं कि आपके पास बारूद है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको जलाना कैसे है। या फिर मैं ये बोलूं कि आपके पास एक BMW कार है, लेकिन ना आप उसको चलाना जानते हो, ना ही आपके पास पेट्रोल है। केतु इन द 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस हमारे डिजायर्स का है, स्पार्क खत्म कर देता है, ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो जैसे चल रहा है ठीक है, जो आएगा वो ठीक है, जो जाएगा वो ठीक है, भगवान जैसे रखेंगे वैसे रह लेंगे। तो जब केतु एक्टिवेट होगा उसका 2, 4, 10 दिन, 1 महीना, तो वो इस तरीके से रवैया करने लग जाएगा। और जब 5th हाउस में बैठा हुआ राहु एक्टिवेटेड होगा तो वो सोचेगा नहीं यार, कुछ तो बड़ा करते हैं, कुछ तो अपना करते हैं, बड़ा नाम, पॉपुलैरिटी, क्रिएटिविटी ऐसे इंसान के पास होती है, काम करने लग जाएगा। एक आइडिया है उसके पास, उसके ऊपर काम करने लग जाएगा, 1 महीना करेगा, 20 दिन करेगा, 40 दिन करेगा, फिर छोड़ देगा, क्योंकि 11th हाउस में केतु है, डिजायर्स में आलस दे देता है, केतु आलसी भी बनाता है, क्योंकि केतु को चाहिए मुक्ति, आराम, रेस्ट, पीस, शांति, केतु को शांति चाहिए, ठीक है ना। तो केतु जब 11th हाउस में होता है और राहु जब आपका 5th हाउस में होता है, तो सबसे बड़ा आपका चैलेंज है, आपकी जो कुशाग्र बुद्धि है, जो आपकी तेज बुद्धि है, उसको एक ही चीज पे फोकस्ड रखना, उसको एक ही पॉइंट पे बनाए रखना, बार बार आइडियाज को ना बदलने देना, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। जो आज स्टार्ट किया है लास्ट तक उसी पे टिके रहना, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 11th हाउस में केतु है, ब्रेक देगा ही देगा। टैलेंट और प्रैक्टिस दो अलग अलग चीजें हैं। जब एक इंसान अपने टैलेंट के ऊपर प्रैक्टिस करता है, वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो 5th हाउस में जो राहु होता है वो टैलेंट देता है इंसान में, कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल देता है। राहु इन द 5th हाउस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देगा, कुछ है जो बाकी दुनिया से अलग है आपके पास। दिक्कत है 11th हाउस में केतु, यानी कि बैलेंस रखना पड़ेगा। आप कभी तो राहु
की तरफ झुक जाते हो, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। और 11th हाउस में केतु फिर ये बोलता है क्या करना है, कुछ नहीं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। ठीक है, तो केतु इन द 11th हाउस, बैलेंस करिए दोनों को। ठीक है, किसी भी समय पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, या फिर एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको चाहे अपनी बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, अपनी बॉडी पर ही फोकस करना है, जिम विम स्टार्ट करना है। 5th हाउस में राहु वाला क्या करेगा, जिम जाएगा, पूरा एक्साइटेड होकर जिम जाएगा। जिम गया, पहले ही दिन इतना वर्कआउट कर लेगा, अपनी बॉडी को इतना थका देगा, 3 दिन तक उसका बदन दर्द करता रहेगा, डिसकंटिन्यू कर देगा, छोड़ देगा जिम। क्या सीख मिलती है, पहले ही दिन अपने आप को उतना मत थका दीजिए कि नेक्स्ट डे आपका आने का मन ही ना करे जिम में। ये केवल जिम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बात, ये बाकी चीजों में भी आप सोचिए इस चीज को, है ना। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लाइब्रेरी गए, पहले ही दिन 12 घंटे पढ़ाई, 14 घंटे पढ़ाई, 3 दिन तक सिर में दर्द रहेगा, नींद आएगी, जाना ही छोड़ दोगे, मोबाइल चलाने लग जाओगे। तो फोकस्ड रहिए, लेकिन एक तरीके से कंसिस्टेंसी इज द की। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। डेली चाहे 2 घंटे पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए, साल के 365 दिन पढ़िए, तब रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो राहु 5th में, केतु 11th में। सबसे बड़ी मार यहीं पे खा जाते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर बदलते रहते हैं, पाथ बदलते रहते हैं, आइडियाज बदलते रहते हैं। आज ये कर लूं, कल वो कर लूं, परसों ये कर लूं, फिर ये कर लूं, फिर वो कर लूं, कभी एस्ट्रोलॉजी कर लूं, कभी लॉ कर लूं, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो पहले फोकस्ड हो जाइए, एक आइडिया के ऊपर लगातार काम करिए। सबसे बड़ा मूल मंत्र आपके लिए यही है, क्योंकि कभी आपका राहु एक्टिवेटेड हो जाएगा 5th हाउस में बैठ के, बहुत बड़े बड़े सपने देगा, बड़ी बड़ी डिजायर्स देगा, बड़े बड़े आइडियाज देगा, है ना। 10-15 दिन काम करोगे, पूरा एक्साइटेड रहोगे, फिर केतु एक्टिवेटेड हो जाएगा, फिर वो आपको छुड़वा देगा सब कुछ, आलसी बना देगा, क्योंकि कम डिजायर्स होती हैं। वैसे केतु इन द 11th हाउस कम डिजायर्स देता है। ठीक है, लेकिन है तो इंसान ही ना, आएंगी घूम फिर के डिजायर्स तो आएंगी, तो उसको बैलेंस कीजिए, आपको आपके लिए सबसे बेटर यही रहेगा। ठीक है, तो राहु इन द 5th हाउस, केतु इन द 11th हाउस, सबसे बड़ा मूल मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपका राहु 6th हाउस में है और केतु 12th हाउस में है, तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा, कहां पर फोकस करना है, कहां पर अवॉइड करना है। तो देखिए, केतु 12th हाउस में और राहु 6th हाउस में पता है क्या बनाता है, पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, वो बनाता है। ऋषि मुनियों को आपने देखा है, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किसी इंसान ने आके उनकी तपस्या भंग कर दी, जैसे ही आंखें खुली, आंखें खोलते ही सामने वाले को जला दिया, श्राप दे दिया, कुछ कड़वे शब्द बोल दिए। ये बनाता है पुराने जमाने का ऋषि, जो हम टीवी सीरियल्स वगैरह में या कहानियों में जो सुनते हैं, पढ़ते हैं। केतु इन द 12th हाउस, राहु इन द 6th हाउस, प्रॉपर ये इंसान, ये एक तरीके से ऐसी पर्सनैलिटी बना देता है। क्या समझे, केतु 12th हाउस में है, बहुत धार्मिक हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत रिलीजियस हो, है ना, धर्म की भी कदर करते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, बहुत परोपकारी हो, आप मंदिर में दान करते हो, किसी का दुख देख नहीं सकते, जहां पर मौका मिलता है मदद कर देते हो, चाहे फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई अनाथ आदमी है, कोई गरीब है, कोई पशु है, पक्षी है, जहां पर मौका मिलता है धर्म कर देते हो, पुण्य कर देते हो। केतु इन द 12th हाउस। लेकिन समस्या क्या है, समस्या है 6th हाउस में बैठा हुआ राहु। अगर कोई इनके साथ बदतमीजी करे, अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम करे,
अगर कोई इनको दुख दे, अगर इनको कोई पीड़ा दे, अगर कोई इनको चिंता दे, अगर कोई इनके परिवार को कुछ बोल दे या इनको ही कुछ बोल दे, आत्मसम्मान पे अगर बात आ जाए, अगर इनको कोई काम करने से बीच में रोक दे, तो बस ये दुर्वासा ऋषि बन जाते हैं। यानी 6th हाउस में बैठ के राहु इनको इतना गुस्सा दे देता है, इतना एंगर दे देता है, इतना अनकंट्रोल दे देता है कि ये बस ये सोचते हैं कि बस सामने वाले को जला दूं मैं। अब ट्रबल क्या होगी, जो 12th हाउस में केतु है वो बेचारा बैठ के देखता रह जाएगा कि ये क्या हुआ। फिर बाद में अकेले में बैठ के ये सोचते भी हैं कि यार इतना बुरा तो नहीं बोलना चाहिए था, मैं इतना गंदा पर्सन तो नहीं हूं, मैंने इतना क्यों गुस्सा कर दिया। राहु इन द 6th, कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज ये आपके मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा विलन बन जाएगा। राहु इन द 6th आपको सही रास्ते से भटका देता है। आप अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर पाते, आप अपने दुश्मन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हो, जला देना चाहते हो, भस्म कर देना चाहते हो अपने दुश्मनों को। ठीक है, थोड़ा सा बदलिए अपने आप को, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा करते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको कुछ अलग नहीं बनाता, ये तो सभी करते हैं। अलग आप तब बनोगे, सज्जन आप तब कहलाओगे, संत आप तब कहलाओगे जब किसी ऐसे इंसान की मदद करो जिसने आपका नुकसान किया हो, जिसने आपको कोई ट्रबल पहुंचाई हो, जिसने आपको कष्ट दिया हो। ऐसे इंसान की सेवा करके दिखाइए, ऐसे इंसान की हेल्प करके दिखाइए जो आपका विरोधी है। तब 12th हाउस में बैठा हुआ केतु एक्टिवेटेड होगा और तब आप मुक्ति के मार्ग पे आसानी से चल पाओगे। सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका अहंकार है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका 6th हाउस में बैठा हुआ राहु ये है, जो आपको ये विल पावर इतनी ज्यादा, देखिए विल पावर होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो, आप समय पे उठते हो, समय पे काम पूरा करते हो, आपको लेट लथी ऐसा इंसान का अगर कोई काम अधूरा है तो नींद नहीं आती, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सारा परफेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है राहु इन द 6th केतु इन द 12th। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी आपके पूरे बदन को जला देती है। तो इस चीज को कंट्रोल कीजिए, इस चीज को समझिए, इस चीज के ऊपर काम कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे घर के अंदर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, घर के अंदर तो वो गुस्से में रहते हैं और बाहर वो परोपकारी बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपके माता पिता सुखी नहीं है, अगर आपके घर वाले सुखी नहीं है, आपके भाई बहन सुखी नहीं है, आपका पति या पत्नी सुखी नहीं है आपसे, आपके बच्चे अगर आपसे सुखी नहीं है, तो बाहर आप चाहे किसी की मदद कर लो, किसी का पुण्य कर लो, किसी का परोपकार कर लो, कोई काम का नहीं है। सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करें, हम अपने परिवार वालों को सुखी रखें, परिवार वालों के लिए त्याग करें, परिवार वालों को जहां पर जरूरत है उनको वहां पर खड़े मिले। ठीक है, तो अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ है कि परिवार में तो आप गुस्सा गुस्सा दिखाते रहते हो और बाहर आप दूसरे लोगों की मदद करते हो, दान करते हो, परोपकार करते हो, तो ठीक है, वो दान परोपकार जो भी आप करते हो किसी न किसी रूप में तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए। ऑफिस में कलीग्स के साथ कोई ऐसा इंसान है जो आपको इरिटेट करता है, उसको माफ़ करने की कोशिश कीजिए, उसको मन ही मन शराब मत दीजिए, उसको मन ही मन गाली मत दीजिए। राहु इन द 6th हाउस बहुत ज़्यादा चिंता कर लेता है अपने मन में, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा वैर भाव ऐसा इंसान बना लेता है मन ही मन। तो उसको भूलने की कोशिश कीजिए, सामने वाले को माफ़ करने की कोशिश कीजिए। तो यही आपका मूल मंत्र रहेगा कि केतु 12th में है, राहु 6th में है। बैलेंस क्या करना है? बैलेंस करना है गुस्सा, तभी लाइफ बैलेंस होगी और आपको आगे बढ़ने में मज़ा आएगा, सेटिस्फाइड लाइफ रहेगी और आप अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा
कर पाओगे। ठीक है, तो राहु इन द 6th एंड केतु इन द 12th। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर कभी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका राहु 7th हाउस में हो और केतु 1st हाउस में हो तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा, कहां पर आपको फोकस करना है, कहां पर आपको बैलेंस करना है, कहां कौन सी चीजें अवॉइड करनी है जो आपकी लाइफ को आसान बनाएंगी, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो देखिए, राहु 7th हाउस में और केतु लगन में इंसान को ना कई बार डबल माइंडेड बना देता है, क्योंकि केतु लगन में इंसान को कई बार तो ऐसा बना देगा कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दूसरे सुखी रहें, दूसरे के लिए जीने वाला बन जाता है केतु लगन में। क्योंकि केतु एक तरीके से संत को रिप्रेजेंट करता है, केतु लगन में आइडेंटिटी में आ गया वो। ठीक है, लेकिन उसको तकलीफ कौन देगा, उसको परेशान कौन करेगा? 7th हाउस में बैठा हुआ राहु। अंदर ही अंदर इंसान को पता नहीं चल पाता कि उसके अंदर इतनी डिजायर्स कैसे आ गई कि वो सही गलत का फैसला ही नहीं कर पाता कई बार, तो कि सही क्या है गलत क्या है। लग्न में केतु है, उसको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगा, उसको परोपकार के रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन 7th हाउस में राहु उसको इस माया चक्कर में उलझाए रखेगा। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है 7th हाउस में बैठा हुआ राहु। अगर आपकी बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी करने की आदत है, बहुत ज्यादा बाहर खेलने कूदने की आदत है, या फिर मतलब काइंड ऑफ अपोजिट जेंडर की तरफ अगर आप अट्रैक्टेड ज़्यादा रहते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मेटलिस्टिक दुनिया में आपको ज़्यादा उलझाए रखती है, तो उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज जो लगन में केतु बैठा है वो वेस्ट हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि लगन में केतु जिसके बैठता है ऐसा इंसान मुक्ति तक पा सकता है इस जीवन से। मतलब 2-4 कॉम्बिनेशन और देखने पड़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन फिर भी शुरुआत हो जाती है। लगन में केतु मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट। लगन में जब केतु होता है तो ऐसे इंसान की विचारधारा में केतु आ जाता है। ऐसा इंसान किसी के लिए भी मरकटने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा इंसान सेक्रीफाइसिंग नेचर का होता है, ऐसा इंसान परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने स्पाउस के लिए कुछ भी कर सकता है, बच्चों के लिए या खुद के लिए कुछ भी कर सकता है। लगन में केतु त्यागी नेचर का है। ठीक है, त्याग करना जानता है, दूसरे के लिए जीना जानता है। लेकिन जब अब देखिए ट्रबल कहाँ पे होती है आज के जमाने में ना, लगन में केतु जिसका होता है बचपन में जवानी तक ऐसा इंसान बहुत ज्यादा परोपकारी होता है, यार दोस्तों को पार्टी करवाता है, इधर उधर सबकी मदद करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसको धोखे मिलने लग जाते हैं। काइंड ऑफ मतलब आज का जमाना ऐसा ही है, पता है आपको। धोखा इन द सेंस कि ऐसे इंसान ने मदद कर दी दूसरे की, लेकिन जब इसको खुद को किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आया। तब इस इंसान का दिल टूटता है, तब ये इंसान अकेला पड़ता है, और फिर इसका 7th हाउस का जो राहु है वो एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि 7th हाउस मार्केट प्लेस को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर ये ऐसा इंसान ऐसा आतंक मचा सकता है समाज में कि किसी को समझ नहीं आएगा। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता है थ्रू आउट दी लाइफ, बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता हुआ मैंने देखा है कि बचपन में जवानी में ऐसा इंसान एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी होता है, बुढ़ापे आते आते अधेड़ उम्र आते आते बहुत ही अलग पर्सनैलिटी वो बन जाता है, खुद राहु ये बन जाता है। तो अगर आपका लगन में केतु है और अगर लोग आपकी समय पर मदद नहीं करते हैं, आप अकेला महसूस करते हैं, कुछ भी ऐसा कारण है जो आपको सही रास्ते पर चलने से रोकता है, तो अपने आप को समझाइए, अपने आप को रोकिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग आपके साथ चाहे कुछ भी गलत करें, कुछ भी करें, आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे। ठीक है। दूसरा, शादी में ऐसा इंसान अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? 7th हाउस में राहु है, ऑब्सेशन देगा, डोमिनेशन देगा, ये मेरा पार्टनर है, आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है, ऐसे चलना है, वैसे पहनना है, ये करना है, वो करना। सामने वाले को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन भी देगा और कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगा। और लगन में केतु क्या करेगा?
खुद आजाद रहना चाहेगा। अपोजिट हो गया ना। 7th हाउस में राहु क्या करेगा कि ऐसे रहे वैसे रहे, ऑब्सेशन, अपने हिसाब से सामने वाले को चलाने की कोशिश करेगा, अपने पार्टनर को। और लग्न में केतु है तो खुद आजाद रहना चाहेगा, उसको तो कंट्रोल, उसके ऊपर तो कंट्रोल है आपका, दूसरे को कंट्रोल करना चाहोगे और खुद को आजाद करना चाहोगे, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के प्रति, देखिए ऑब्सेशन ठीक है, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल ही आजाद छोड़ दो, थोड़ा बहुत ऑब्सेशन रहना चाहिए, बट एक लिमिट तक ठीक है। अगर 7th हाउस में राहु बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ऑब्सेशन वगैरह, अपना अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही ज्यादा अगर बढ़ा दोगे, तो जो लगन में केतु है ना, फिर वो काम का नहीं रहेगा, फिर आपका पार्टनर भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और लगन में बैठा हुआ केतु एक तरीके से छटपटा जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका लगन में केतु है, 7th हाउस में राहु है, तो पार्टनर के प्रति ऑब्सेशन रखिए, सारी चीजें ठीक है, प्यार व्यार कीजिए जो भी है, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अदरवाइज जब वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बैठा है लगन में केतु। लगन में केतु देता है आजादी, आजाद रहना चाहता है ऐसा इंसान। और फिर शादी में ही फिर वो ना इसीलिए ट्रबल महसूस करते हैं लगन में केतु 7th हाउस में राहु वाले, कि सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे और खुद फिर सामने वाले के हिसाब से चलेंगे नहीं। तो वो थोड़ा सा ना, मतलब 7th हाउस में राहु अगर वैसे होता है तो ऐसे इंसान का जो पार्टनर है उसके अंदर भी थोड़ा सा डोमिनेटिंग क्वालिटी आ जाती है, तो वो थोड़ा सा मिस बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव प्लेसमेंट तो है शादी वादी के लिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही दिक्कत है। ऐसा हर एक ऐसा इंसान जिसका 7th हाउस में राहु है, लगन में केतु है, जरूरी नहीं है कि वो शादी में ट्रबल ही महसूस करेगा। उसके लिए 7th लॉर्ड देखना पड़ता है, मंगल विनस देखना पड़ता है, चंद्र कुंडली देखनी पड़ती है, D9 देखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बट फिर भी ऑन द सरफेस लेवल थोड़ा सा ये दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए, उनको लागू करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में आसानी रहेगी, लाइफ आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो 1st हाउस में केतु, 7th हाउस में राहु, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका राहु 8th हाउस में है और केतु 2nd हाउस में है, तो ये आप किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। देखिए, या फिर कहां पर आपको बैलेंस करना चाहिए। राहु जब 8th हाउस में होता है तो ऐसा इंसान ना बहुत ही डीप में जाकर स्टडी करने वाला, उलझी हुई चीजों को सुलझाने वाला, मिस्ट्री सोल्वर बन जाता है, रिसर्च माइंडेड बन जाता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे इंसान का इंटरेस्ट होता है, छिपी हुई चीजों को सुलझाने का मन करता है, सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा मूवी जैसे इंसान को पसंद होती है। ऐसे इंसान के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, हिडन चीजों की नॉलेज होती है, भंडार होता है ऐसा इंसान हिडन चीजों का। ठीक है, लेकिन ट्रबल क्या है, ट्रबल ये है कि फिर वो शेयर करना छोड़ देता है, लेकिन अपने अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे दफन किए बैठा है। केतु 2nd हाउस में है, क्योंकि जो उसको ट्रबल करता है, जो उसको परेशान करता है। ठीक है, तो अगर आपका 8th हाउस में राहु है और आप कुछ शेयर करना चाहते हो, तो बिना घबराए, बिना किसी हेजिटेशन के, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो उसके साथ शेयर कीजिए, बशर्ते ये कोई नेगेटिव बात ना हो, किसी की चुगली वुगली ना हो। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चीज है, छोटी से छोटी, अगर आपका मन है बोलने का, बोलिए, फ्रेंड्स बनाइए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, या फिर किसी एनीवन, किसी के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, आप अपने पेन पेपर पे शेयर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, वट है, डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। डायरी लिखिए, पर्सनल डायरी।
ठीक है, क्योंकि 8th हाउस में राहु है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जो आप शेयर करना चाहते हो, जो निकालना चाहते हो लेकिन निकाल नहीं पाते। ऐसे इंसान को कई बार जैसे स्टेज फोबिया लगा लो, या बहुत कम बोलता है और फिर वो दिक्कतें करता है। जब हम माइंड में कोई चीज लगातार घुमाते रहते बाहर नहीं निकालते, तब तक वो दिक्कत करेगा। राहु 8th हाउस में, केतु 2nd हाउस में, आपने अगर कोई गाना सुन लिया ना, तो वो गाना आपके दिमाग में चलता रहेगा। ठीक है, उस गाने को बोलकर गाइए, फिर आप उस गाने से निकल जाओगे, देखना। ठीक है, तो आपके अंदर कोई भी ऐसी अगर फीलिंग है जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी ऐसा थॉट है जो लगातार घूम रहा है दिमाग में, किसी भी तरीके से निकालिए, उसको बाहर निकाल दीजिए, अदरवाइज आपको ये मेंटल प्रॉब्लम भी दे सकता है। राहु 8th में, केतु 2nd में। ठीक है, दूसरा, राहु जब 8th हाउस में बैठता है तो आपको बहुत गहरे विषयों की जानकारी हो सकती है। आप किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर सकते हो जो हिडन चीजों से जुड़ा हुआ है, जैसे एस्ट्रोलॉजी लगा लीजिए। ठीक है, या कोई भी ऐसा, जैसे हॉरर मूवीज हो गई, हॉरर स्टोरीज हो गई। और अगर आप बोलना स्टार्ट कर देते हो उस चीज के बारे में, तो आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हो, बहुत अच्छे ज्ञानी आदमी आप बन सकते हो। तो कोशिश कीजिए उस चीज को अगर आप किसी तरीके से प्रोफेशन में उतार पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु 8th में, केतु 2nd में। ठीक है, तो बैलेंस कीजिए चीजों को। पूरा राहु मत बने रहिए 8th हाउस में कि रिसर्च कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, बहुत चीजें सीख रहे हो, लेकिन बाहर कुछ नहीं निकाल रहे। तो अगर वो अंदर ही अंदर स्टोर होता गया, तो आपको लॉन्ग रन में ना केवल और केवल डिससेटिस्फेक्शन देगा, आपको मेंटल इश्यूज देगा, स्ट्रेस देगा। कई बार ऐसा इंसान परिवार से भी दूर ही रहता है, केतु 2nd हाउस में, क्योंकि परिवार में कुछ अनबन हो सकती है, परिवार से दूर कर सकता है ऐसे इंसान को। तो जो भी आपके अंदर फीलिंग्स है, कुछ भी अगर शेयर करना चाहते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, परिवार में किसी इंसान को कुछ बोलना है, बोलिए। अंदर ही अंदर अगर उसको रखोगे, दूर चले जाओगे परिवार से। जरूरी नहीं है फिजिकल दूरी, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अब है दिल्ली का, रहता है मुंबई, यही दूरी नहीं होती। परिवार से दूर का मतलब ये भी होता है कि परिवार में किसी के साथ बात ही नहीं कर रहा, केवल खाना खाने आता है, सोने आता है, बस। ये भी परिवार से दूरी है। परिवार में रहते हुए परिवार से दूर हो जाता है ऐसा इंसान। तो कोशिश कीजिए कि बातचीत करो आप अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग, ये आपके लिए ही बोला गया है। तो राहु अगर आपका 8th में है, केतु अगर आपका 2nd में है, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपके अंदर जो भी है उसको बस बाहर निकालिए। ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा, ये आपको रास्ता देगा, ये आपको गाइडेंस देगा। और अगर आप इसको कुछ एक तरीके से अपने प्रोफेशन में लेकर आ सकते हो तो और ज़्यादा बेटर ये आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, बाकी फिर कभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। राहु 8th हाउस में, केतु 2nd हाउस में। अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपका राहु 9th हाउस में है और केतु 3rd हाउस में है, तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा और किस तरीके से आपको ये परेशान कर सकता है या किस तरीके से आपका फायदा कर सकता है, क्या चीजें हैं जो आपको बैलेंस करनी चाहिए और किस तरीके से आप सुधार कर सकते हो। वैसे देखिए, केतु 3rd हाउस में ना इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दे सकता है। केतु 3rd हाउस में इंसान को कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ दे सकता है। अगर यहाँ पर शुक्र, बुध, मंगल कुछ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ना बनाए तो ऐसा इंसान कई बार अकेला पड़ जाता है। ऐसा इंसान अपना नेटवर्क नहीं बना पाता, फ्रेंड्स नहीं बना पाता। और कहीं ना कहीं राहु जब 9th हाउस में बैठता है, जो कि धर्म का हाउस है, जो कि हमारे पिता का हाउस है, जो कि लंबी यात्राओं का हाउस है, तो वहां पर ये ट्रबल करता है फिर।
केतु थर्ड हाउस में बैठ के अगर आपके पिताजी से आपके संबंध ठीक नहीं है तो आपको बातचीत करनी चाहिए, अदरवाइज आपके पिता के साथ आपके रिलेशंस गड़बड़ कर सकता है। आपको लगेगा कि राहु नाइन्थ में बैठा है इसलिए गड़बड़ है, नहीं, राहु नाइन्थ में गड़बड़ नहीं है, केतु थर्ड में गड़बड़ है। अगर स्पेशली पिता के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है या फिर टीचर के साथ अगर आपके संबंध ठीक नहीं है तो आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, ठीक है। जब आप चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉइंट्स रखने हैं रखिए। मैंने ये देखा है जो लोग अपने पिताजी के साथ खुलकर बातें करते हैं उन लोगों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है केतु थर्ड में राहु नाइन्थ में। यानी दो लोग हैं, दोनों का केतु थर्ड और राहु नाइन्थ में है। एक इंसान है जो अपने पिताजी से बात करता है, ठीक है, उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा इंसान है जो बात ही नहीं करना चाहता, एक दो बार कुछ अनबन हुई फिर बोलना ही छोड़ दिया, तो फिर वो रिश्ते में दरार पड़ती चली जाती है और फिर वो कभी खत्म ही नहीं होती। दूसरा, राहु नाइन्थ हाउस में कई बार दूसरे धर्मों की तरफ भी अट्रैक्ट करवा देता है। दो धारी तलवार है राहु नाइन्थ हाउस में। या तो ऐसा करेगा कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं सनातनी हूं, कट्टर हिंदू बना देगा राहु थर्ड में। या फिर ये बिल्कुल अपोजिट करेगा कि आपको अपना धर्म ही पसंद नहीं आता, अपने धर्म में ही लॉजिक ढूंढने लग जाते हो, अपने धर्म के खिलाफ ही क्वेश्चनिंग करने लग जाते हो। दोनों तरफ गड़बड़ है। राहु नाइन्थ में अगर आपको बहुत ज्यादा कट्टर बना रहा है तो भी दिक्कत है। देखिए ठीक है, अपने धर्म का मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, अपने धर्म को मानते हैं हम सब, सम्मान कीजिए, मंदिर जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, सारी चीजें कीजिए, लेकिन दूसरे धर्मों के लिए बहुत ज्यादा दुश्मन मत बनिए, ठीक है। बहुत ज्यादा कट्टर नजर से दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को मत देखिए, तो ये आपके पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर अगर दूसरी सिचुएशन है, अगर आप अपने धर्म को नहीं मानते और दूसरे धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जिस धर्म में एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है, आज से 10,000 साल पहले जिन्होंने एंगुलर मोमेंटम को निकाल दिया, आज से 10,000 साल पहले जिन लोगों ने ये बता दिया कि आसमान में 9 प्लेनेट है, ये इस पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे है, जो ग्रहों की गणनाएं कर सकते हैं, तो वो कितने महान दार्शनिक हैं, वो कितने महान ऋषि हैं, वो कितने महान साइंटिस्ट रहे होंगे जो यहाँ पर धरती पे बैठे बैठे केवल और केवल अपने अंतर ज्ञान से एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट बना देते हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। एस्ट्रोनॉमी जो आजकल, जो अभी 200-300 साल पहले डिस्कवर हुआ है ना कि सूर्य सेंटर में है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है। और भी अनगिनत चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। कहने का मतलब यही है कि अगर आपका अपने धर्म में मन नहीं है तो मन लगाइए, गुरु के पास जाइए, बैठिए, शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। राहु नाइन्थ हाउस में, केतु थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस ना हमारे पड़ोसियों का होता है, शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है। राहु धर्म का है, टेम्पल का है। आपके घर के नजदीक जो भी टेम्पल है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी टेम्पल्स है वहां पर जाइए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि केतु थर्ड हाउस में शॉर्ट ट्रेवल्स देता है, शॉर्ट रिलीजियस ट्रेवल्स, ठीक है। तो राहु थर्ड में, राहु नाइन्थ में, केतु थर्ड में आपको छोटे मंदिरों की यात्राएं करनी चाहिए। छोटी यात्राएं करनी चाहिए। मंदिर बेशक बड़ा हो लेकिन छोटी छोटी यात्राएं आपको लगातार करनी चाहिए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपकी किस्मत के लिए अच्छा होगा। महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार जरूर ट्राई कीजिए, या 2 हफ्ते में एक बार अपने घर के आसपास, अपने कस्बे के आसपास, शहर के आसपास जो भी आपका कोई छोटा मोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, वटएवर,
मंदिर में जाइए, वहां पर 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट बैठिए, शांति से बैठिए, वहां पर अनुभव कीजिए वहां के एनवायरनमेंट को, आपको पीस मिलेगा, आपका भाग्य उदय होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे, इन चीजों पे फोकस करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप लाइफ में पीसफुल महसूस करोगे, आप लाइफ में कंसंट्रेटेड महसूस करोगे, और आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो राहु 9th में, केतु 3rd में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कभी डिस्कस जरूर करेंगे इसको डिटेल में। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका राहु 10th हाउस में बैठा है और केतु 4th हाउस में बैठा है, तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है, कहां पर ये पॉजिटिव है, कहां पर ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, कैसे इस एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सारी चीजें डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। राहु 10 में, दुनिया बस में, ये कहावत बोली जाती है। राहु 10th हाउस में बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है, क्योंकि ऐसा इंसान बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता है, बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता है, बड़ा कोई काम करना चाहता है, प्रोफेशनली बहुत बड़ा बनना चाहता है। लेकिन उस बड़ेपन का फायदा ही क्या है, उस बड़े बिजनेस का फायदा ही क्या है, जब आपका 4th हाउस में केतु हो, यानी कि जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा इंसान ना फंस जाता है, बहुत ही बुरा पिसता है ऐसा इंसान, मैंने ये देखा है, क्योंकि राहु है उसके 10th हाउस में। पैसा बहुत कमाना है, बिजनेस बहुत बड़ा करना है, प्रोफेशनली बहुत बड़ा करना है। फिर हम पूछेंगे कि किस लिए, क्या लेना है, क्या बड़ा घर चाहिए, नहीं मेरे को बड़ा घर नहीं चाहिए। क्या बड़ी गाड़ी लेनी है, नहीं मेरे को बड़ी गाड़ी भी नहीं चाहिए। तो फिर क्यों करना है बड़ा बिजनेस, उसके पास कोई जवाब नहीं होता, फंस जाता है, क्योंकि केतु 4th हाउस में है। केतु 4th हाउस में ऐसा इंसान फिर डिटैच्ड हो जाता है, या फिर चलिए ठीक है, बड़ा उसने अचीव कर लिया, उसने बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, लेकिन जैसे ही खरीदेगा ना, डिटैच्ड हो जाएगा, इंजॉय नहीं कर पाएगा, अंदर से खाली खाली महसूस करेगा, क्योंकि केतु 4th में है। लास्ट में फिर उसको पता चलेगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए। राहु 10th में काम करना है, बिजनेस करना है, बड़ा बनना है, इतना नेटवर्क बनाना है, इतनी अर्निंग्स करनी है, ये करना है, वो करना है। केतु 4th हाउस में क्या चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा जीवन आपके एक तरीके से मेंटल पीस मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ नाम चाहिए, फेम पॉपुलर होना है, वटएवर, राहु 10th में है, डिजायर्स दे रहा है, ठीक है समझ गए। लेकिन अगर डीप इनसाइड आप पूछोगे तो आप बोलोगे कि मुझे तो पीस ऑफ माइंड चाहिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, रियलिटी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, कि आप प्रोफेशनल वाइज बहुत बड़े हो और दूसरी तरफ आपके पास पीस ऑफ माइंड भी है, नहीं पॉसिबल है। या तो एक चीज चूज करिए, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा नीचे कर लीजिए। यानी कि थोड़ा सा नीचे टारगेट, मान लीजिए आपका 100 करोड़ का टारगेट है, उसको 50 करोड़ कर लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 50 करोड़ कर लीजिए। ठीक है, पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, राहु 10th हाउस में ना अकुमुलेशन की तरफ इंसान को ले जाता है। तो आप एक चीज ध्यान देना, कभी भी अकुमुलेट करके खुशी नहीं मिलेगी, जितना शेयर करके मिलेगी। शेयर कीजिए थोड़ा बहुत, जिसको जरूरत है, जिसको नीड है, वहां से आपको शांति मिलेगी। ठीक है, तो राहु 10th में, केतु 4th में, पीस ऑफ माइंड चाहिए या बड़ा करियर चाहिए, एक ही चूज करना पड़ेगा, दोनों नहीं मिल सकते, दोनों एक साथ नहीं होंगे। आपको घर का सुख भी चाहिए और आपको एक तरीके से प्रोफेशनली भी राइज करना है। 99% केसेज में यही होता है कि अपने होमलैंड पे कोई ज्यादा
बड़ा काम नहीं कर पाता 99% केसेस में राहु अगर 10th में केतु 4th में है, क्योंकि घर के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, छोटी मोटी जिम्मेदारी ऐसे इंसान के ऊपर आ जाती है। कभी माता पिता बोलेंगे ये कर दे वो कर दे, इस शादी में जाना उस फंक्शन में जाना है, इंसान बड़ा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो चूज करना पड़ेगा, करियर या पीस ऑफ माइंड, एक ही मिलेगा। दोनों चाहिए तो करियर को थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगा, पीस ऑफ माइंड को अपने आप ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है आप लोगों के लिए राहु 10th में केतु 4th में, कि थोड़ा सा सोचिए आराम से बैठ के कि क्या चाहिए, क्यों कर रहे हो, जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, अल्टीमेट गोल क्या है आपका, हैप्पीनेस या कुछ पत्थर हीरे जो भी आप नाम देना चाहो, क्या अक्यूमुलेट करना है। अगर क्योंकि केतु 4th हाउस में ना मोक्ष त्रिकोण का भी घर होता है जैसे, तो ऐसा इंसान कई बार सोचता है मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को इस जीवन बंधन में नहीं फंसना, और दूसरी तरफ वो इतना कर्म अक्यूमुलेट कर लेता है, इतना कर्म अक्यूमुलेट कर लेता है कि फंस जाता है। बड़ी सुंदर सीख मिलती है यहाँ पे हमें। 10th हाउस हमारे कर्मों का होता है, राहु वहां पे बैठा है, राहु अक्यूमुलेशन का है, बहुत ज्यादा कर्म अक्यूमुलेट कर लेता है। केतु 4th हाउस में है, और आप चाहते क्या हो केतु 4th हाउस में बैठ के कि मुझे तो मुक्त होना है जी, मुझे दोबारा इस जीवन में नहीं आना। कैसे पॉसिबल है? एक तरफ इतने ज्यादा कर्मा बना रहे हो, इतने ज्यादा डिजायर्स अक्यूमुलेट कर रहे हो, इतने सारे लोगों के साथ संबंध बना रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि मुझे तो मुक्ति चाहिए। नहीं मिलेगी, या तो मुक्ति ही मिलेगी या करियर ही मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकता, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो राहु 10th में केतु 4th में, बैलेंस कीजिए चीजों को, पीस ऑफ माइंड और करियर के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज पिसते ही चले जाओगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि राहु 10th हाउस में और केतु 4th हाउस में किस तरीके से आपको परेशान करता है, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको चीज़ों को अक्यूमुलेट करना है, कहाँ पर आपको चीज़ों को छोड़ना है, कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपके लाइफ का थीम रहेंगी, यानी कि करियर एंड पीस ऑफ माइंड। तो डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, बाकी फिर कभी डिटेल में ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए राहु 10th में केतु 4th में इतना ही रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राहु 11th हाउस में केतु 5th हाउस में किस तरीके के रिजल्ट देता है, कहाँ पर फोकस करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, किस तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ सकते हो जो आपको एक सलामत लाइफ दे सकेगा। देखिए, केतु 5th हाउस वालों का सबसे बड़ा ट्रबल पता है क्या है? एक जगह टिक नहीं पाते, एक चीज के ऊपर टिक नहीं पाते। राहु 11th हाउस में टारगेट सिंपल है, टारगेट फिक्स है, टारगेट फिक्स है, रास्ते बदलते रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल, राहु 11th हाउस वालों का टारगेट फिक्स है, क्या? पैसा का चाहिए, खूब पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, बड़ी डिजायर्स, बड़े नेटवर्क, बड़ी कंपनी, बड़ा एवरीथिंग बड़ा चाहिए। ठीक, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 5th हाउस में है, वहां पर है केतु, हमारे माइंड का होता है 5th हाउस। केतु स्प्लिट करता है, काटता है, बांटता है, तो बुद्धि बट जाती है, डेडिकेशन बट जाती है, विचार बट जाते हैं, जिस चक्कर में आप कुछ बड़ा करने से चूक जाते हो। 10 दिन एस्ट्रोलॉजी कर ली, 20 दिन एक्टर बन गए, फिर 15 दिन कॉमेडी कर ली, फिर 6 दिन जिम ज्वाइन कर लिया, फिर 10 दिन कोई बिजनेस कर लिया, फिर 15 दिन जॉब कर ली, यानी कि बट गए। जब इंसान बट जाता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक पाथ पर टिके रहना, एक जगह टिके रहना। अगर आप
किसी तरीके से एक चीज के ऊपर टिके रहना सीख जाते हो तो आपके मुकाबले में कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास 11th हाउस में राहु है। नेटवर्क कैसे बनाना है आप निकाल लोगे, डिजायर्स कैसे पूरी करनी है आप संभाल लोगे। एक ही चीज आपसे नहीं संभाली जाती, जो है 5th हाउस में केतु। एनर्जी बटी हुई है, विचार बटे हुए हैं, फोकस फोकस ले गया ये, ठीक है ना। ब्लर विजन होता है, केतु 5th हाउस में ब्लर्ड विजन देता है। अपने फ्रेंड को देखा, यार ये तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, मुझे भी एस्ट्रोलॉजर बनना है। फिर दूसरे इंसान को देखा कि नहीं यार, डॉक्टरी में पैसा, आजकल मेडिकल साइंस में बहुत पैसा है, ठीक है, मैं तो डॉक्टरी करूंगा। तीसरे दिन देखा, नहीं यार आगे का जमाना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मैं तो कोडिंग सीखूंगा। बटा रहता है, घूमता रहता है। हालांकि 11th हाउस में राहु भी घुमाता है उसको कि बड़ा कर यार, कुछ तो बड़ा कर। राहु 11th हाउस में अंदर से उसको उछालता रहता है, बड़ा कर बड़ा कर बड़ा कर। केतु 5th हाउस में आइडियाज बहुत देता है, ये कर ले, ये कर ले, अच्छा ये नहीं हुआ, ये कर ले, ये कर ले, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। ऑप्शन 1000 आइडियाज, एक दिन में 1000 आइडियाज बना सकते हैं। केतु 5th हाउस में एक दिन में 1000 आइडियाज दे सकते हैं आपको, ये ऐसे कर ले, ये ऐसे कर ले। दूसरे इंसान को 1000 आइडिया दे देंगे, ये बिजनेस आइडिया, ये बिजनेस आइडिया, ये खुद क्यों नहीं कर रहे। अगर 6th हाउस वीक हो तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता फिर, क्योंकि फिर वो डेडिकेशन लेवल नहीं आएगी। अगर 6th हाउस, 6th लॉर्ड वीक होगा ना, तो डेडिकेशन 0 हो जाएगी, फिर खत्म है चीजें, फिर तो परेशान बहुत ज्यादा रहेगा ऐसे इंसान, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप फोकस लेकर आओ लाइफ में। अगर फोकस आ गया, राहु 11th हाउस में चढ़ा देगा आपको चढ़ाई, ठीक है। तो आई थिंक आपको अपना मूल मंत्र मिल ही गया होगा, फोकस। फोकस इज द की, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की। जुटे रहिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जुटे रहिए। कई बार 5 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक छठा साल आता है जो पूरे 5 साल की मेहनत का फल आपको दे के जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, फोकस रहो। दैट्स ऑल। आपके लिए यही मूल मंत्र है, यही आपके लिए एक तरीके से ध्यान देने लायक बात है, ठीक है। तो बाकी फिर कभी जरूर हम डिस्कस करेंगे। राहु 11th में, केतु 5th में। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आपका राहु 12th हाउस में है और केतु 6th हाउस में है, तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देता है और क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ पर आपको एक तरीके से चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केतु 6th हाउस में और राहु जब 12th में आ जाए, तो ऐसा इंसान जरूरत से ज्यादा संत बन जाता है। मतलब कि क्योंकि देखिए 6th हाउस ने हमारे दुश्मनों का होता है, हमारे शत्रुओं का होता है। वहां पर बैठ गया केतु, ठीक है। केतु जब 6th हाउस में बैठता है तो बहुत ही मैंने देखा है कि बड़े दिल वाला ऐसा इंसान बन जाता है, बहुत जल्दी मान जाता है। ऐसा इंसान के अंदर हठ नहीं होती, ऐसा इंसान बहुत जल्दी मान लेगा। आप एक छोटी सी सॉरी बोल दो ऐसे इंसान को, बस वहीं पे पिघल जाएगा। ज्यादा बड़ी जिद, ज्यादा लंबी जिद नहीं होती ऐसे इंसान की। अच्छी है, आज के समय पे अच्छी मान सकते हैं हम, क्योंकि आज के समय पे ऐसे इंसान देखने को कम मिलते हैं जो दिल पे जल्दी से ना ले चीजों को। लेकिन ट्रबल, ये इनको फिर पर्सनल लाइफ में ट्रबल कर देता है। केतु 6th हाउस में सामने वाले ने आपकी मान लीजिए बेइज्जती कर दी और फिर बाद में सॉरी बोल दी, आप मान जाते हो। ये अंदर ही अंदर ना आपके सेल्फ स्टीम को कम कर देता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। तो थोड़ा सा आपको सतर बढ़ाना पड़ेगा। राहु ऐसे इंसान का 12th हाउस में हो,
ट्वेल्थ हाउस में मिलेगा, क्योंकि अगर केतु आपका सिक्स्थ में है तो डेफिनेटली राहु आपका ट्वेल्थ में ही मिलेगा। ऐसा इंसान ना आउटर वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचता है रादर देन प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में। ऐसा इंसान यही सोचता है कि यार क्या पता मरने के बाद हम कहाँ जाएँ, मरने के बाद हमें हमारे कर्मों का फल मिलना है, ऐसे फल मिलने हैं, वैसे फल मिलने हैं। जिस चक्कर में ये किसी भी इंसान के साथ उतना भी व्यवहार नहीं कर पाते जितना कि लाज़मी है। जैसे कि अर्जुन, महाभारत में जो अर्जुन की स्थिति थी, वही स्थिति होती है केतु इन द सिक्स्थ, राहु इन द ट्वेल्थ। छोड़ दे, क्या करेंगे मार के, अपने ही तो हैं। कृष्ण की ज़रूरत है। केतु इन द सिक्स्थ हाउस, राहु इन द ट्वेल्थ हाउस, ऐसे लोगों को कृष्ण जी की ज़रूरत होती है, जो उनको रास्ता दिखा सके कि गलत के साथ गलत करना गलत नहीं होता। ये बताने वाला चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि मैंने बताया ना, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी से किसी का बुरा नहीं कर पाते, बाद की मोक्ष की सोचने लग जाते हैं कि यार मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मैंने इसको पलट के जवाब दे दिया तो। ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी को अननेसेसरी दुख मत पहुंचाइए, ठीक बात है, लेकिन इंसान का पहला धर्म होता है अपनी आत्मरक्षा करना, ठीक है। ऐसे इंसान कंफ्यूज ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम कि कहाँ पर कितना बोलना है, किसको क्या जवाब देना है, इसको मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं ये दुखी होकर मुझे कुछ श्राप ना दे दे, कहीं ये दुखी होकर मुझे कुछ अपशब्द ना बोल दे। ऐसा रहता है मैक्सिमम टाइम, ऐसे इंसान के मन में यही घूमता रहता है, ठीक है। तो क्या समझ रहे हो, राहु ट्वेल्थ में केतु सिक्स्थ में, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई परेशान कर रहा है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत उसको माफ कीजिए, उसको समझाइए, उसको रास्ते दिखाइए। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको एक तरीके से थोड़ा सा एहसास दिलाना जरूरी है कि आपको समझ आ रहा है कि सामने वाला क्या कर रहा है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। महाभारत देखिए, राहु ट्वेल्थ में, केतु सिक्स्थ में, पूरी महाभारत देखिए, आपको अपनी लाइफ की सीख मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप जरूरत से ज्यादा चीजों को डिले नहीं करोगे, या फिर जरूरत से ज्यादा अपने दुश्मन को माफ नहीं करोगे। वो बात ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने मन में ग्रजेस रखनी चाहिए, या फिर अपने मन में कुछ प्रतिशोध रखना चाहिए, अपने मन में गुस्सा रखना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई सामने वाला बार बार आपको पोक कर रहा है, बार बार आपको चिढ़ा रहा है, बार बार आपको ट्रबल कर रहा है, तो उसको सही रास्ता दिखाना, उसको उसकी जगह बताना, ये कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए मूल मंत्र है महाभारत। महाभारत देखिए पूरी, आपको ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिलेंगी जो आपकी लाइफ को सुधार देगा। हालांकि देखिए, महाभारत हर एक इंसान के लिए जरूरी है, बहुत कुछ चीजें समझ में आती हैं, लेकिन आपके लिए केतु इन द सिक्स्थ, राहु इन द ट्वेल्थ बेस्ट है। सबसे ज्यादा रिलेट आप कर पाओगे। स्पेशली अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद देख लीजिए, वो 2-3 एपिसोड देख लीजिए जहां पर श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान देते हैं, या फिर गीता जी पढ़ लीजिए, आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आप इस दुनिया में रह के प्रैक्टिकल होके कम सोचते हो, कर्मा कैसे काम करता है, कैसे ये होता है, डेथ के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, छोड़ दीजिए। सारी चीजें सेकेंडरी है, जो हमारे सामने है दैट इज प्राइमरी, ठीक है। या फिर अपना कोई ऐसा गुरु वगैरह बनाइए, या फिर मतलब कहीं से भी आपको स्क्रिप्चर वगैरह की हेल्प लीजिए, जैसे महाभारत, गीता वगैरह मैंने आपको बताया है, वहां से हेल्प लीजिए। आपको अपनी लाइफ का सार समझ में आएगा, आपको लाइफ की रियलिटी समझ में आएगी, ठीक है। दूसरे का नुकसान मत कीजिए, बस वही एनफ है। बाकी अपने आप से मतलब रखिए, अपने फैमिली से मतलब रखिए, वही मोर देन एनफ है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है
कि लाइफ को एज इट इज देखिए, बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो आई थिंक मैंने लगभग सारे राहु केतु के हाउसेज एक्सेस ये डिटेल में एनालाइज कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।